नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर सीरीज शुरू की थी, मंथली करंट अफेयर दृष्टि आईएएस की, और खासकर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और पिछले लेक्चर में जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरे मंथली वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि हमारा टारगेट है 27 अक्टूबर पीसीएस और 22 दिसंबर आरओ, ठीक। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है और आज से हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट कवर करने वाले हैं, ठीक, पूरा विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या आ रहा है हम लोगों का, पहला है तो जैसे कि उत्तर प्रदेश घटनाक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल। तो उसमें पहली चीज़ है कि गेहूँ खरीद में मुरादाबाद मंडल व जिला प्रदेश भर में आगे। अब इसके बारे में कुछ विस्तार चीज़ें हैं। पहले आपको बताना है कि गेहूं खरीद में पहले नंबर पे कौन है, तो मुरादाबाद मंडल जो है प्रदेश भर में आगे है, यूपी में पहले नंबर पे। मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मामले में मुरादाबाद मंडल जो है वो प्रदेश में प्रथम है, उत्तर प्रदेश में प्रथम है। मुरादाबाद मंडल में गेहूं की खरीद 1,14,817 मीट्रिक टन, मतलब 28.35% हुई है। क्या है कि ये आंकड़े कभी कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। आगे देखें, अगर दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो चित्रकूट मंडल है, जिसमें 27.61% है। और हमीरपुर ज़िला दूसरे स्थान पर है। ज़िलों में अगर देखा जाए तो हमीरपुर ज़िला, इस ज़िले में कितना है तो 42.79% है। मुरादाबाद मंडल के 3 जिले कौन, रामपुर, मुरादाबाद, संभल प्रदेश के 8 सर्वाधिक गेहूं खरीद करने वाले जिलों में शामिल हैं। जनपद मुरादाबाद लक्ष्य की तुलना में गेहूं खरीद के मामले में प्रथम स्थान पर है। मुरादाबाद में 54.50% लक्ष्य हासिल किया गया है, कर लिया गया है, ये ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो गेहूँ खरीद में कैसे कैसे आंकड़े हैं ये अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्ब्स की एशिया अंडर 30 की सूची में कानपुर का कुशाग्र जैन। अब इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में वन लाइनर जो हम लोगों ने किया था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, कुशाग्र जैन कौन है, अच्छे से हम लोग कवर कर चुके थे। लेकिन अगर विस्तार से जानना है तो क्या है कि 19 मई 24 को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी 23 वर्ष के कुशाग्र जैन को स्थान मिला है। ध्यान रखना है, एशिया अंडर 30 में पत्रिका है फोर्ब्स, उसकी लिस्ट में, ठीक है। कुशाग्र ने दृष्टिहीनों या दृष्टिबाधितों के लिए एक विशेष दस्ताना या ग्लव्स तैयार किया है। ये डिवाइस न केवल ब्रेल लिपि पढ़ने में मदद करेगी। ब्रेल लिपि क्या होती है, जो जिनके पास जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो इसी की मदद से पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। ब्रेल दिवस से मनाया जाता है और ब्रेल लिपि होती है, ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे स्टैटिक पूछ लिया जाता है कि ब्रेल क्या है, किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है, भाषा संबंधित है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है कि ये भाषा या लिपि से संबंधित है, तो उनको पढ़ने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें ब्रेल लिपि सिखाने का भी काम करेगी। वर्ष 2022 में कुशाग्र ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद अमेरिका में ओरामा एआई स्टार्टअप की नींव रखी। ओरामा के 2 अर्थ हैं, पहला विज़न मतलब दृष्टि और दूसरा मेरे राम। तो वैसे भी आप देख सकते हो ओ रामा मतलब विज़न और दूसरा क्या है, मेरे राम। इसके तहत उन्होंने एक ग्लव्स बनाया जिसे हाथ में पहनने के बाद ब्रेल लिपि के पढ़ने में मदद मिलती है, ठीक, ध्यान रखना है आपको। कानपुर के हैं कुशाग्र जैन। और दस्ताने में एक एम्बेडेड कैमरा और स्पीकर भी है, उसी दस्ताने में, जो ग्लव्स है उसी में है। उंगलियों की गतिविधियों पर नज़र रखता है वो, और स्पर्श किए गए ब्रेल बिंदुओं को श्रव्य रूप में पहचानता है। कुल मिला के ये बात यह है कि जो लिपि होती है, ब्रेल लिपि, वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो होता ये है कि कोई भी व्यक्ति उनको, कोई भी नहीं मतलब जिनको सिखाया जाता है, तो वो अपनी उंगलियों की मदद से जो अक्षर उभरे हुए होते हैं उनसे वो चीज़ें पढ़ पाते हैं। तो बार बार ब्रेल को छूने से 1 साल में ब्रेल अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। यानी ये ग्लव्स शिक्षक की भूमिका भी अदा करते हैं, और जाहिर सी बात है वो जो ग्लव्स की मदद से है वो ब्रेल लिपि सीख रहे हैं, तो वे एज अ टीचर काम करेंगे। एज अ टीचर सीखने के बाद ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये ग्लव्स इंपॉर्टेंट है अंधजनों के लिए। आगे देखें, आगे कौन सा टॉपिक है, आगे है मैरून बेरेट
सेरेमोनियल परेड। तो ये एक प्रकार की परेड है, ये कहाँ हुई है देखते हैं। 18 मई 24 को वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर वायुसेना स्टेशन चांदीनगर उत्तर प्रदेश में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई है। कहाँ पर? यूपी में की गई है। कहाँ पर? चांदीनगर में। चांदीनगर कहाँ है? मैंने बताया था आपको, बागपत पड़ता है ये, ठीक है, बागपत साइड। तो मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जो एक अत्यंत कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति का प्रतीक है। तो नए उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षु विशिष्ट गरुड़ बल में प्रवेश करते हैं और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को ताकत देते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना के विशेष बल इकाई है। इसका गठन फरवरी 2004 में किया गया था। ध्यान रखना है, गरुड़ फोर्स है ना, इसका गठन जो है 2004 में हुआ था और इसकी वर्तमान संख्या 1500 से अधिक इसमें कर्मी हैं, एम्प्लॉई हैं। गरुड़ बलों को आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, खोज, बचाव एवं आपदा राहत कार्य सौंपा जाता है। वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के हिस्से के रूप में गरुड़ को कांगो में तैनात कर दिया गया था। कुल मिला के इतनी चीज़ याद रखनी है कि गरुड़ क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कब स्थापना हुई 2004 में और कितने एम्प्लॉई हैं, ये सब आप आराम से देख चुके हो। आगे देखेंगे कि वैश्विक मानक एवं IPR पर कार्यशाला, ये क्या चीज़ है। तो 17 मई 24 को विश्व दूरसंचार और सोसाइटी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO क्षेत्र कार्यालय तथा इनोवेशन सेंटर के सहयोग से दूरसंचार विभाग के तहत राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद द्वारा कार्यशाला की मेजबानी की गई। कुल मिला के वैश्विक मानक या IPR की कार्यशाला की मेजबानी किसने, कहाँ से की गई? तो गाजियाबाद। यूपी स्पेशल हमको पढ़ रहे हैं तो यूपी में गाजियाबाद, ठीक है, ध्यान रखना है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप वैश्विक मानक समझ जाओगे अगर ऑप्शन में आ गया तो। कार्यशाला में किसी भी देश के विकास के लिए वैश्विक मानक और बौद्धिक संपदा अधिकार जो IPR था, इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब किसी भी देश के विकास पर हम कर सकते हैं। इसने राष्ट्रीय हितधारकों को वैश्विक साझेदारी बनाने और दूरसंचार मानकों में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के साथ जुड़ने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। ठीक, तो कुल मिला के इसमें इतनी चीज़ें हैं। तो कार्यशाला में आगामी विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 में भारतीय विशेषज्ञों की बढ़ी हुई भागीदारी के लिए मंच तैयार किया गया और प्रतिभागियों को वैश्विक मानकों एवं बौद्धिक संपदा और गतिशीलता के साथ जुड़ने का व्यापक अवसर प्रदान किया गया। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है PCS मेंस में नवाचार और दूरसंचार के बारे में विस्तार से पूछा जाता है, तो यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हो, है ना, ये चीज़ें आप लिख सकते हो मेंस में। तो ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें करंट मेंस में भी काम आती हैं। आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम नामक प्रणाली शुरू की है। किसने? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BPMS एक प्रणाली शुरू की है क्या ये? 7 मई 2024 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक प्रणाली शुरू की जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है। कुल मिला के भवन योजना जो है वे ऑनलाइन जमा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। प्राधिकरण के अनुसार बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए तेज, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करके भवन मानचित्रों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम कब आया था? 1976 में। इसके तहत गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के साथ औद्योगिक, वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल प्राधिकरण है। तो कुल मिला के ये चीज़ें केवल ध्यान रखनी है कि यह अधिनियम कब आया था, यमुना एक्सप्रेसवे से कौन सी प्रणाली लागू हो रही है, बस। बाकी चीज़ें जरूरी नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ केवल, लेकिन बाकी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। उत्तर प्रदेश में बनेंगे साइबर पुलिस स्टेशन, इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मई 24 को मीडिया से जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद
57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। अभी 18 मंडल में साइबर स्टेशन पहले से चालू है, अभी वर्तमान में 18 हैं, बाद में 57 करेगी। हालांकि मतलब चुनाव के बाद तो चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को तगड़ी हार मिली है यूपी में, जिससे वैकेंसीज में अब कई निकालने की बात हो रही है। ठीक, तो ध्यान रखना है वर्तमान में कितने 18 हैं, बाद में कितनी बात की गई थी, 57 बात की गई थी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कि जितने यूपी में 75 जिले हैं तो 75 के 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ठगी ज़्यादा हो रही है। इन स्टेशनों को अंतिम रूप आदर्श आचार संहिता हटने और आम चुनाव के समापन के बाद दिया जाएगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं। इसमें साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है। अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, साइबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपराध, जिसमें कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, भारतीय संविधान इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। याद रखना है, 7वीं जो अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये सभी हैं। तो जो साइबर अपराध है ना, साइबर अपराध ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। इसी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने इसको कहा था लागू करने के लिए 75 के 75 जिलों में। ठीक, आगे देखें, आगे क्या है कि रोहेलखंड विश्वविद्यालय को यूजीसी ने दिया प्रथम श्रेणी का दर्जा। तो हाल ही में किस उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है? तो रोहेलखंड विश्वविद्यालय को। अब ये क्या चीज़ है? तो 1 मई 24 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बरेली के रोहेलखंड विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है। इसके साथ ही यह देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि से रोहेलखंड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो सकेंगे, साथ ही यूजीसी के सभी अनुदान मिल सकेंगे। यूसीजी अनुदान देता यूनिवर्सिटीज़ में, वो सभी इस कॉलेज में मिलेगा। शोध के नए अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होंगी। उसके बाद देखिए, पिछले साल विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की अनुमति मिली थी, अब ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन हो सकेगा। तो याद रखना है कि यूजीसी प्रथम श्रेणी किसको? बरेली के रोहेलखंड विश्वविद्यालय को। बस आगे देखें, CCRUM और MUM के बीच समझौता ज्ञापन। अब ये कैसा समझौता है, किसके मध्य है? CCRUM और AMU। मैं चाहता हूँ, AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। CCRUM और AMU के बीच समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? तो 1 मई 24 को केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान, दवा मानकीकरण सहित अन्य जानकारी आदान प्रदान करने के लिए एक MOU साइन हुआ है, यह समझौता हुआ है। CCRUM के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर N ज़हीर अहमद। और AMU या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुल सचिव कौन है? मोहम्मद इमरान ने ये समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किसके हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। CCRUM भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। वर्ष 1978 में अपनी स्थापना के बाद से यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए शीर्ष सरकारी संगठन के रूप में CCRUM यूनानी चिकित्सा प्रणाली के व्यवहारिक और बुनियादी पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने में लगा हुआ है। तो कुल मिला के जो समझौता हुआ है किनके मध्य हुआ है? दोनों के कुलपति कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए क्या है कि काशी विश्वनाथ धाम और UPSNA के बीच समझौता हुआ है। तो ये दूसरा समझौता। अब ये कैसा समझौता, ये भी देख लें। चलिए, इसमें क्या समझौता हुआ है? तो 29 अप्रैल 24 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार क्या है कि श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब संगीत एकेडमी है कहाँ पे? तो लखनऊ में है। इसके साथ एक MOU समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? किसने? काशी विश्वनाथ जो कि बनारस में है और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी जो कि लखनऊ में है। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। संगीत नाटक एकेडमी के निदेशक के अनुसार अकादमी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक व्यापक योजना शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए धार्मिक कार्य विभाग के निदेशक
और संभागीय आयुक्त की सहमति मांगी जाएगी। तो कुल मिला के मोटी मोटी चीज़ इतनी है। और आपने अगर RO का एग्ज़ाम दिया है, RO जो कि 11 फरवरी को हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई, कहाँ पे है। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आ चुका है अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखें। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियों को मिला पद्मश्री का सम्मान। अब ये इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री मिल चुका है 2024। तो 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 24 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 युगल मामले, 1 युगल पुरस्कार को 1 के रूप में गिना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और शामिल किया है इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। पहले ध्यान रखना है, पद्म विभूषण पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद पद्म भूषण आता है और फिर लास्ट में पद्मश्री आता है। कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है, तो ध्यान रखना है। 1954 में पद्म भूषण की शुरुआत हुई थी देने की। यह पुरस्कार कला, समाचार, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 6 हस्तियों को कला के क्षेत्र में, 2 चिकित्सा, 2 शिक्षा के क्षेत्र में, 1 विज्ञान और खेल। तो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 1 हस्ती को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। पद्मश्री जो है मरणोपरांत दिया गया है, 1 को केवल। तो ये कुल ध्यान रखना है कि कुल कितने को मिले हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो ये नंबर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर देखा जाए तो पद्मश्री सम्मान 2024 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की हस्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो कला के क्षेत्र में सुरेंद्र मोहन खन्ना मरणोपरांत जिनको मिला है, 1 ही है ये। खलील अहमद, नसीम बानो, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबूराम यादव, कला के क्षेत्र में। एंड शिक्षा और साहित्य वाला अगर देखा जाए तो राजा राम जैन, नवजीवन रस्तोगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो राधा कृष्ण धीमका, राधेश्याम पारिक। विज्ञान और इंजीनियरिंग वाले में देखा जाए तो रामचेत चौधरी। और खेल वाले क्षेत्र में देखा जाए तो गौरव खन्ना, खेल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इन लोगों को मिला है, ध्यान रखना है नाम। 1-2 बार नाम पढ़ लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, रट्टा मत मारना, 1-2 बार पढ़ लेना, अपने आप ऑप्शन में आएगा तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पर समझिए। यूपी करंट समाप्त, इतना ही है यूपी करंट में। हो सकता है आपको कहीं और से 5-6 पेज एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश समाप्त हो गया है, अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है ना, नेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला आ गया, CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली। CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके तहत मिली है। अब इसके बारे में क्या चर्चा है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि 15 मई 2024 को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला है, ये ध्यान रखना है, ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून जो CAA पर पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता देने का ऐलान किया है। ठीक है ना, तो CAA जो बना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है, उसके तहत जो नागरिकता दी गई है कितने लोगों को, 14 लोगों को। केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2024 को देश भर में CAA लागू किया था। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ज़्यादा रखना गैर मुस्लिम। ठीक, वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया था। 19 में राज्यसभा, लोकसभा में इससे जुड़ा बिल पास हो गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों की नागरिकता दी जाती थी। पहले क्या होता था कि 2014 से पहले
कि जो प्रताड़ित होकर भारत आते थे उनको नागरिकता दी जाती थी। अब क्या है कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी नए बिल के तहत, CAA के तहत। ठीक, ध्यान रखना है। आगे देखें, आगे क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। लोगो ये रहा, आप देख रहे हो, और यह है क्या, इसके बारे में बात करेंगे कि 25 अप्रैल 24 को अभिलेखीय मामलों पर शीर्ष सलाहकार निकाय भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य को अपनाया है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने लोगो और आदर्श वाक्य डिज़ाइन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी की है। इस प्रतियोगिताओं में सौर प्रताप सिंह दिल्ली के हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्याय संरक्षिता को विजेता के रूप में चुना गया है। तो कुल मिलाकर जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो ये है। यह नया लोगो पूरी तरीके से भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। ठीक है ना। अब यह है क्या क्या, तो कमल की पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाता है। मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर कमल की पंखुड़ी, सारनाथ स्तंभ बीच में है। कई पूछ लिया जाता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो वैसे ही ध्यान रखना है इसमें भी। रंग थीम के रूप में भूरा रंग भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण, अध्ययन, सम्मान के संगठन के मिशन को सुदृढ़ करता है। तो कुल मिलाकर रंग क्या है कि ब्राउन है, बीच में सारनाथ स्तंभ है और कमल की पंखुड़ी है। ये वाक्य आपको पता ही है। उसके बाद ये आपको ज़रूरी नहीं है, आगे देखें। हाँ, राष्ट्रीय, हम लोगों को जो बेसिक राष्ट्रीय है, जो नेशनल लेवल का है, वो हम लोग का समाप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही 6 पॉइंट है, आगे आएंगे पॉइंट, लेकिन जो एक सीरीज़ में है वो समाप्त होती है हम लोगों की नेशनल जो करंट अफेयर है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर रहे थे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि वैश्विक यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024। अब इसमें क्या है देखिए, तो 21 मई 2024 को जारी विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 में शामिल कुल 119 देशों में अमेरिका शीर्ष पर है। तो ये ध्यान रखना है कि कुल 119 देशों में शीर्ष पर कौन है, अमेरिका जो है शीर्ष पर है। किसमें, वैश्विक यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक में। भारत की रैंकिंग 2021 की 54वें स्थान से बढ़कर 39वें स्थान पर हो गई। कुल मिला के भारत जो है पहले 49वें स्थान पर था, अब जो है 39वें स्थान पर है। ठीक, तो भारत ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। इस सूचकांक में स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, इंग्लैंड, चीन, इटली, स्विट्ज़रलैंड क्रमशः दूसरे से 10वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर स्पेन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे पे फ्रांस है, पहले पे आपका अमेरिका है और भारत जो है 39वें नंबर पे। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है इसमें, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही आता है आपसे। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र UN ने क्या किया है कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो एक नया दिवस है। अब नया दिवस है तो दिवस आपसे वही पूछे जाते हैं तो करंट में या वर्तमान में लागू हुए हैं, घोषित हुए हैं। ध्यान रखना है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। क्या है कि 7 मई 24 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में आयोजित महासभा की 80वीं बैठक में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के अनुसार यह दिन विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। कुल मिला के 100वीं वर्षगांठ है, उसी के उपलक्ष्य में ये जारी हुआ है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, आगे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नहीं आता इतना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो मीडिया का पॉइंट है। और आप लोग बहुत देखते हो कि भारत में क्या है, गोदी मीडिया। ठीक, तो उसमें क्या है, 3 मई 24 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया। 180 देशों की सूची लिस्ट आई जिसमें भारत
159वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत 161वें पर था। तो कुल मिला के भारत 161वें पे था, 159 अब वर्तमान में है। तो आप ये देख सकते हो कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा, भारत की मीडिया में। खैर आगे देखें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 24 के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है कि तो वर्ष 2024 में सूचकांक में नार्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड पहले से 5वें स्थान पर है। वहीं इरिट्रिया इस सूची में सबसे नीचे है। ध्यान रखना है, पहले नंबर पे नार्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, भारत का स्थान 159 है और इरिट्रिया जो है सबसे लास्ट में है। टोटल 180 देश हैं। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। आगे देखें, हाँ ये भारत के पड़ोसी देश अगर देखा जाए तो नेपाल में 74 और पाकिस्तान में 152, मतलब भारत में 159 और पाकिस्तान में 152। कुल मिला के पाकिस्तान की मीडिया भारत से अच्छी है, इसका मतलब ये हो रहा है। अब अच्छी है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसमें कह रहा है अच्छी है। और बांग्लादेश की मीडिया बहुत ही ख़राब है। चीन की मीडिया देख रहे हो 172वें नंबर पे है, तो काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पे गोदी मीडिया है। खैर वर्ष 2024 से भारत का स्कोर, तो रैंकिंग 2 स्थान से सुधरने के बावजूद भारत के स्कोर में गिरावट देखी गई है। तो कुल मिला के भारत का स्थान 159 है, इतना ध्यान रखना है प्रेस की स्वतंत्रता में। बस चलिए आगे देखें। इसमें देखते हैं कि दुबई में तैयार हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ये इम्पॉर्टेंट है कि दुबई में दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। 28 अप्रैल 2024 को यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से, मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ है। यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने बताया कि अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनल के डिज़ाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही दुबई में 128 बिलियन डॉलर की लागत से भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कितने से? 128 बिलियन डॉलर। ठीक है, और ध्यान रखना है कि नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। जो अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इससे जो है 5 गुना बड़ा होगा। ये 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे। तो कुल मिला के दुबई में सबसे बड़ा बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बस बाकी चीज़ें, बाकी आंकड़े नहीं याद करने क्योंकि नहीं आता है इतना। ठीक, बाकी आपको PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, तो टेलीग्राम मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों का जो करंट अफेयर्स है, तो जो फेमस चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी मैं आपको PDF दे दूँगा, आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे चलेंगे इसके। और मैंने जैसे बोला था फर्स्ट वीडियो में कि 4 से 5 वीडियो में पूरे मंथ का मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, जो दृष्टि की बुक है वो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।